बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की ये वीडियो क्लास 11 के मिड टर्म एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान के मिड टर्म क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि अभी रिसेंट में आपके जो एग्जाम है इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन के आंसर को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की तरफ ध्यान देते हैं। टाइमिंग हमारी 3 घंटे की रहेगी और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो हमारे टोटल रहेंगे 80। अब यहाँ पे आपको जो है आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, आपको सामान्य निर्देश जरूर पढ़ने चाहिए। इससे क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा क्वेश्चन पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन है और कितने मार्क्स के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, बेसिकली देखो यहाँ पे बताया तो नहीं गया लेकिन इनडायरेक्टली रूप से टोटल आपका क्वेश्चन पेपर जो 5 सेक्शन में डिवाइडेड है। यहाँ पे लिखा नहीं गया लेकिन इनडायरेक्टली डिवाइडेड है, जिसमें से सेक्शन ए जो है इसमें 12 क्वेश्चन है हमारे एमसीक्यू बेस्ड 1 मार्क्स के, ठीक है। सेक्शन बी में हमारे 6 क्वेश्चन है 13 से 18 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में हमारे 19 से 23 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। सेक्शन डी में 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है अलग अलग टाइप के, एक पैसेज है, एक कार्टून है और एक मैप है। और उसके बाद सेक्शन ई जो है, जो कि आपका टोटल 24 मार्क्स का रहेगा, इस बार 6 मार्क्स के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले 6 मार्क्स के जो है 3 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब वो कितने आएंगे, 4 आएंगे। और चारों में ही आपको चॉइस भी यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 28, 29 एंड 30 6 मार्क्स के सभी में आपको चॉइस भी मिलेगी। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चों कि ये पार्ट 1 हमने बनाया है। इस वीडियो में हम आपका सेक्शन नंबर ए बी एंड सी यानी कि एमसीक्यू बेस्ड 2 मार्क्स और 4 मार्क्स के इन क्वेश्चन को हम इस पार्ट 1 में कवर अप कर लेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से हिंदी लैंग्वेज में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी। और जो हमारा पार्ट 2 रहेगा, ठीक है ना, पार्ट नंबर 2, उसमें हम आपका जो सेक्शन नंबर डी बच जाता है और ई बच जाता है, इसे कर लेंगे। अब देखो आपने अब जब आप ये पार्ट 1 देख लोगे तो यहाँ पे आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा पार्ट 2 का, वहां से देख लेना। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक चेक कर लेना, वहां से मिल जाएगा, बिल्कुल टॉप पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करें सॉल्यूशन की, बड़ा मजा आने वाला है क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने में। चलिए देखिए, आप चाहे तो इंग्लिश में यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पहले देखो आपके टोटल जो है वो 12 क्वेश्चन कैसे हैं, एमसीक्यू बेस्ड है। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ये वीडियो अभी फिलहाल में तो लाइव चलेगी, तो आप जो है लाइव चैट में या तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जो है, जैसे मैं बताऊंगा क्वेश्चन उसके साथ में आंसर बताऊंगा, तो उससे पहले आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हो। इससे क्या होगी कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ बच्चे जो है आंसर दे रहे हैं क्वेश्चन का, ताकि उनकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर सकते हैं आप भी, और वैसे तो मैं आपको समझाऊंगा ही। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर ए, जिसे जो कि है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला यानी कि एमसीक्यू बेस्ड। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहला प्रश्न बच्चों, संसद के प्रमुख कार्य में कौन सा नहीं है, यानी कि ये 4 कार्य दिए हुए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो हमारी संसद, जो हमारी विधायिका नहीं करती है। तो संसद का कार्य कानून बनाना भी होता है, संसद का कार्य संवैधानिक कार्य भी करना होता है और कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखना होता है। लेकिन लोक सेवा आयोग के सदस्यों का चुनाव ये इसका नहीं होता है। आपको पता होगा ये कौन कार्य करता है, यूपीएससी करता है, ठीक है। ये हो गया सिंपल सा। इसी तरीके से आप इजीली इंग्लिश में पढ़ सकते हो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट, दैट इज इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी, ये आपके चैप्टर 7 से है, संघवाद वाले से। तो ये हुई थी बच्चों 1953 में। When was State Recognization Commission established? That is 1953। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है एक ही वर्ड में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि इन चारों में से एक एक पॉइंट ऐसा है जो गलत है, हमें उसे पहचानना है। चलिए देखते हैं भाई। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है कि निर्वाचन विधि के तहत, ठीक है ना, निर्वाचन विधि के तहत क्या होता है कि निधियों को चुना जाता है। इट मीन जब आप चुनाव करते हैं, जब चुनाव होते हैं तो उस समय आप अपने प्रतिनिधि को चुनते हो। हाँ ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है, हाँ ये भी ठीक है, चुनाव आयोग का कार्य यही होता है। अब चौथा देखिए क्या है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में, इसमें क्या होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में कि जनता जो है
वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को भेजकर सरकार की कार्यवाही में अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। यानी कि जिस लोकतंत्र की हम बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, जब चुनाव होते हैं तो वो हमारा जाके संसद में हमारा नेतृत्व करती है और कानून वगैरह बनाती है, जनता के लिए अच्छे काम करती है। लेकिन यहाँ पे जो गलत है वो है तीसरा वाला, आरक्षित चुनाव क्षेत्र। बेसिकली देखो, आरक्षित चुनाव क्षेत्र और एक होता है निर्वाचन मंडल होता है। हाँ ठीक है, देखो, आरक्षित चुनाव क्षेत्र और एक होता है निर्वाचन मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल। यहाँ पे देखो, आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या लिखा गया है कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के वोट डालेंगे, जबकि ये किसमें होता है, ये होता है पृथक निर्वाचन मंडल में। लेकिन आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या होता है, मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, अगर ये महिला के लिए यहाँ पे सीट जो है महिला के लिए आरक्षित की गई है, तो उम्मीदवार तो इसी का ही होगा, महिला ही उम्मीदवार होगी, लेकिन वोट कोई भी डाल सकता है। लेकिन जो पृथक निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि जिस चीज के लिए, यानी कि मान लेते हैं केवल महिला के लिए ये सीट आरक्षित है, तो केवल महिला ही वोट डालेगी, या फिर पर्टिकुलर ए समुदाय के लिए यहाँ पे सीट आरक्षित की गई है, तो उसी समुदाय के लोग वोट डालेंगे, ठीक है। तो ये किसकी विशेषता है, ये है पृथक निर्वाचन मंडल की विशेषता। तो हम कहेंगे ये तीसरा वाला जो है वो हमारा गलत है, ठीक है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या होता है बच्चों, अगर पूछ लिया जाएगा, सिंपल सा, सीट आरक्षित होती है पर्टिकुलर समुदाय के लिए, लेकिन वोट सभी डाल सकते हैं। और पृथक निर्वाचन मंडल में चुनाव जो है वो लड़ेगा उसी वर्ग का, और जो वोट है वो भी उसी वर्ग के लोग डालेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 को इंग्लिश में भी समझ सकते हो। सी हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से असत्य का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा असत्य है, इसे समझाइए। तो बेसिकली ये है भारत के संविधान के स्रोत के बारे में। तो पहला देखिए हमारा क्या है कि अमेरिका का संविधान, ठीक है, अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, वो लिए गए, सिद्धांत लिए गए, बिल्कुल ठीक। सेकंड है आयरलैंड का संविधान, ठीक है, आयरलैंड के संविधान से हमारे संविधान में राज्य के नीति निर्देश तो लिए गए, सिंपल सा है। फिर है फ्रांस का संविधान, तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ऐसे कई सारे सिद्धांत लिए गए हैं, तो ये भी ठीक है। अब जो गलत है वो है ब्रिटिश संविधान, क्योंकि ये जो आपने पॉइंट देख रहे हो यहाँ पे, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, ये बेसिकली अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके संविधान से तो कानून निर्माण की विधि, संसदीय प्रक्रिया और बहुत सारी चीजें ली गई हैं। तो ब्रिटिश संविधान जो है वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज रॉन्ग। चलिए, अब बच्चों, अब क्वेश्चन जो है वो आपके अविकथन और कारण वाले आ जाते हैं। कैसे अविकथन, कैसे कारण है, प्रश्न नंबर 5 और 6। इसके लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये देखिए 5 और 6 जो है इसमें ऑप्शन नहीं दिए हुए, तो आपको सीधा यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर ऐसे उठा लेने हैं, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये मैंने दोनों कर दी है अंडरलाइन। चलिए देखो, प्रश्न 5 का अविकथन क्या कहता है, अविकथन कहता है महाभियोग एक आधिनायक प्रक्रिया है जो कि राष्ट्रपति के विरुद्ध संसद के द्वारा चलाई जाती है। बिल्कुल, महाभियोग जो है एक न्यायिक प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति के विरुद्ध चलाई जाती है संसद के द्वारा। कारण क्या है, अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर चलाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 61 ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करे, यानी कि संविधान के दायरे से बाहर होकर कार्य करता है, तो उसके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया संसद के द्वारा लगाई जा सकती है। तो इसमें तो हमने देखा हमारा अविकथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इस संबंध में हम क्या देखते हैं, इस संबंध में हम देखते हैं कि ऑप्शन पहला वाला जो है ए भी ठीक है हमारा, आर भी ठीक है, और आर जो है वो ए कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तो पांचवें के लिए हमारा पहला राइट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 कहता है अभिकथन है जहां जनसंख्या कम से कम 5000 लोग रहते हो, 75% से अधिक आबादी पुरुष खेतीबाड़ी से अलग कार्य करती हो, इसके लिए उपयोग किया जाता है शहरी इलाका शब्द। यानी कि बेसिकली ये जो विशेषता है वो है 74वें संविधान संशोधन की, आपने स्थानीय शासन वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा, 74वां जो संविधान संशोधन है हमारा, उसके संबंध में। अब देखो कारण क्या कहता है, कारण ये कहता है कि 73वें संविधान में शामिल
73वें संविधान में शामिल यह नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। गलत है भाई, क्योंकि हम जब जानते हैं ये पूरी विशेषता किससे जुड़ी हुई है, 74वें संविधान से, तो ये तो गलत हो गया। यानी कि अभिकथन बिल्कुल ठीक है, लेकिन कारण हमारा गलत है। तो इस संबंध में हम क्या देखते हैं कि तीसरा वाला जो ऑप्शन रहेगा हमारा इसके लिए, वो ये रहेगा कि ए सत्य है लेकिन आर हमारा गलत है। क्योंकि ये जो बात है, ये शहरी इलाके शब्द की, ये किससे संबंधित है, 74वें संविधान संशोधन। तो याद रखना, अभिकथन और कारण के 2 क्वेश्चन तो आपके कम से कम आने वाले हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब इसी को आप इजीली यहां से इंग्लिश में देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे तो एसेशन हमारा ठीक है, रीजन भी ठीक है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड अगर हम देखेंगे तो एसेशन हमारा ठीक है लेकिन रीजन हमारा गलत है, तो इसके लिए सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में हमसे पूछा गया है, गांधी जी की जो पुस्तक है हिंद स्वराज, इसमें किस विषय पर प्रकाश डाला गया है। देखिए बेसिकली हिंद स्वराज है तो स्वराज के ऊपर बात की गई होगी, तो 2 पॉइंट हमारे पास सामने है। एक तो स्वराज के बाद भारत की कल्पना या फिर स्वराज के अर्थ की विवेचना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, स्वराज के अर्थ की विवेचना, ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ स्वराज। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट। क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको एक सैंपल पेपर में करवाया हुआ है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उससे जाके देख लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमारा, वो क्या कहता है कि स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद में कौन सा सही नहीं है। बेसिकली ये 4 अनुच्छेद में बटा हुआ है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 और 22। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए 19 को पढ़ते हैं, भाषण एवं अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सभा करने और भारत के किसी भी भाग में भ्रमण तथा बसने की स्वतंत्रता व्यक्ति को देता है। तो हम क्या कहेंगे, अनुच्छेद 19 तो हमारा बिल्कुल राइट हो गया। 20 है, किसी भी अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना, बिल्कुल ये भी हमारा ठीक है। 21 है कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी ठीक है। अब जो गलत है वो है चौथा पॉइंट 22। बेसिकली देखो इसमें क्या है कि किसी भी नागरिक की विशेष मामले में गिरफ्तारी एवं हिरासत में सुरक्षा की जिम्मेदारी ये नहीं लेता, ये गलत है। क्योंकि किसी भी मामले में, विशेष मामला हो या नॉर्मल मामला हो, अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अपराधी है, तो उसे सुरक्षा की जिम्मेदारी दी जाती है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, जिम्मेदारी नहीं है। तो कौन सा सही ही नहीं होगा, ऑप्शन 4 वाला। इसी तरीके से इजीली आप यहाँ पे देख सकते हो, which one is not correct in the right to freedom article, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। अंतिम रूप से पारित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। आपको पता है कि जब भारत का विभाजन हो जाता है तब टोटल 299 सदस्य बच गए थे। ठीक है, उसके बाद जब आखिरी टाइम पे इस पे साइन होते हैं तब टोटल 284 सदस्य बचते हैं, बाकी कुछ और भी इधर उधर मिल जाते हैं और कुछ तो इधर उधर बढ़ जाते हैं। तो टोटल 284 सदस्य यहाँ पे मेंबर्स बचते हैं जिन्होंने साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे आ जाता है हमारा 10। वैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, 10 आना चाहिए था। ठीक है, देखिए क्या है, कौन से न्यायालय के द्वारा जारी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। बेसिकली हमें पता है कि टोटल जो त्रिस्तरीय बनावट है, सॉरी त्रिस्तरीय नहीं है बल्कि एक तो होती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और एक होती है हाई कोर्ट। अरे यार लिख भी नहीं पा रहा है, चलो ऐसे देख लो, एक होती है सुप्रीम कोर्ट, एक होती है हाई कोर्ट, एक होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और एक होती है अधीनस्थ न्यायालय, जिसे नीचे के न्यायालय कहते हैं, ग्राम पंचायत टाइप में। ठीक है, तो ऐसे में ये चीज देखो कि यहाँ पे बताया गया कि ऐसा कौन सा निर्णय है, ऐसे कौन से न्यायालय का निर्णय है जिसे आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हो। तो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय ये सभी सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में काम करते हैं, तो अपील कर सकते हो। आपने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा कि जो मिलिट्री कोर्ट होता है, यानी कि जो सैनिक न्यायालय होता है, इसके फैसले पर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं पे नहीं जा सकते हो, क्योंकि सैनिक कोर्ट के मामले में इसका अपना एक अलग ही कोर्ट, अलग ही जज होता है। ठीक है ना, इसके न्यायालय को, इसके मामले को आप सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। इसलिए आपने मूवीज वगैरह में, रियल लाइफ में भी देखा होगा कि किसी का यदि कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है तो उसके लिए कोई भी बंदा जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सैनिक मामला होता है। ठीक, क्वेश्चन में 11 देखिए,
स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश किस समिति ने तथा कब की थी? तो ये क्वेश्चन आई होप आप सभी को पता होगा। अगर आपको पता है थुंगन समिति तो डेट याद रखने की जरूरत नहीं। फिर तो अगर डेट पूछी जाएगी तो 1989 है और कौन सी समिति है? थुंगन समिति। तो थर्ड हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है। इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में समझोगे तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य स्वायत्तता की मांग किस आधार पर करते हैं? यानी कि जो राज्य है वो अधिकतर स्वतंत्रता पाने की मांग जो है वो किस आधार पे करते हैं? तो कई तो भाषा के आधार पे भी करते हैं, आय और वित्तीय शक्ति के आधार पे भी कहते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को और ज्यादा प्रशासकीय शक्तियां मिल जाएं इसके लिए भी करते हैं। तो मांग के आधार क्या हो गए यहाँ पे? उपरोक्त सभी। इसी तरीके से इंग्लिश में देखेंगे, ऑन व्हाट बेसिस डज द स्टेट डिमांड ऑटोनॉमी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। हमारा सेक्शन नंबर जो ए था इसको हमने यहाँ पे कर लिया है कंप्लीट। ठीक है, जिसमें हमारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन थे और हर एक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया है एंड आशा करता हूँ कि आपको समझ में भी आ गया होगा। गाइस इस तरीके से हमारा सेक्शन ए के टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें कुछ होंगे हमारे एसेसमेंट और रीजन वाले। अगर आपको बच्चों वीडियो अच्छी लग रही हो तो जितना हो सके उतना इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है सेक्शन नंबर बी। बेसिकली इसमें होंगे हमारे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि 2-2 मार्क्स के टोटल 6 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 देखिए क्या है हमारा। 13 कहता है कि अवसर की समानता से क्या तात्पर्य है, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय दी अवसर की अवसर जो समानता है उसके बारे में, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहले तो आपको समानता का अर्थ पता होना चाहिए। तो बेसिकली देखो, समाज में धर्म के आधार पे, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पे यदि प्रवेश में, चाहे सरकारी अफसर हो, सरकारी संस्थान हो, प्रवेश में कोई भी भेदभाव नहीं होगा, इसी को समानता कहते हैं। सभी समान है, सभी यदि योग्यता रखते हैं तो प्रवेश पा सकते हैं। देखिए, समाज में जो भी उपलब्ध है वो समाज के सभी वर्गों को समान रूप से मिलने चाहिए यदि वो उसकी योग्यता रखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करते हैं, मान लीजिए यूपीएससी के एग्जाम की वो निकली है डेट्स वगैरह या फिर जो भी फॉर्म्स वगैरह निकले, तो उसमें ये नहीं लिखा होता है कि निचली जाति का बंदा जो है वो इससे नहीं भर सकता है, इस पर्टिकुलर ए जाति का बंदा इससे नहीं भर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यदि वहां पे लिखा होता है इफ यू हैव क्वालिफिकेशन ऑफ दिस एग्जाम यू कैन इजिली फॉर्म इट या फिर फिल इट, यानी कि यदि आप इसके लिए योग्यता रखते हैं तो भर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, वैसे है नहीं लेकिन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। मान लीजिए कोई एग्जाम है, ए पर्टिकुलर का एग्जाम है, ठीक है। इस एग्जाम के लिए योग्यता रखी गई है कि आपको जो वो 12वीं पास होना मैंडेटरी है। तो क्या इसे 10वीं पास वाला डाल सकता है? नहीं डाल सकता। उससे पहले योग्य होना चाहिए 12वीं तक पास होने के लिए, तभी कर सकता है। तो ये बताया गया है सरकार के द्वारा बच्चों, महिला, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो वर्ग के लोग हैं, इनके लिए योजनाएं व निर्णय लागू कर सकती है। अब देखो, इस अवसर की समानता में एक शब्द आ जाता है आरक्षण। ठीक है, अब इस आरक्षण शब्द का मतलब क्या है भाई इस अवसर की समानता में? देखो, बेसिकली अवसर की समानता के द्वारा समाज के जितने भी पिछड़े वर्ग हैं इनको क्या किया जाता है, थोड़ा सा आरक्षण दे दिया जाता है ताकि वे भी अपने समाज में बाकी लोगों के साथ में प्रतिस्पर्धा कर सकें और अपने अस्तित्व को मजबूत कर सकें। तो ये होती है अवसर की समानता। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से आप इसे इंग्लिश में देख सकते हो। व्हाट इज मीन बाय इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। पहले आप इक्वालिटी क्या होती है, उसके बाद इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी के बारे में एंड देन ये चीज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि कार्यपालिका किसे कहते हैं और राजनीतिक कार्यपालिका क्या होती है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कार्यपालिका का अर्थ क्या होता है बच्चों, कि सरकार का वह अंग जो विधायिका यानी कि संसद के द्वारा स्वीकृत जो नीतियां हैं, जो कानून है, उनको लागू करती है और उनको प्रशासन में लाती है। यानी कि मान लेते संसद ने कानून बनाया कि सभी जो व्यक्ति हैं उन्हें पार्क में अपना जो कूड़ा वगैरह है वो नहीं फैलाना होगा। ठीक है, तो ये नीति तो बना दी, कानून तो बना दिया किसने? संसद ने।
अब इसे लागू करवाना, इसका प्रशासन देखरेख करना, वो किसका कार्य होता है? वो होता है कार्यपालिका। तो ये हमारा संविधान की शक्ति का एक अंग है। कार्यपालिका में ऐसा नहीं कि केवल संसद ही शामिल है, संसद के बहुत सारे मेंबर्स, फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मंत्री परिषद, इवन जो हमारा पूरा का पूरा प्रशासनिक ढांचा होता है, सिविल सेवा के सदस्य, ये भी शामिल होते हैं। अब इस संबंध में दूसरा क्वेश्चन क्या था? राजनीतिक कार्यपालिका। तो बेसिकली देखो क्या होती है, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को कहा जाता है राजनीतिक कार्यपालिका, यानी कि बेसिकली जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, यानी कि सरकार का प्रधान, दैट मीन्स प्रधानमंत्री, और उनके मंत्री यानी कि मंत्री परिषद, ये सभी सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं और ये स्थायी नहीं होते, इसे हम लोग चुन के भेजते हैं, तो इन्हें कभी भी भंग करके हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये होती है कार्यपालिका और ये होती है राजनीतिक कार्यपालिका। ठीक है, चलिए इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, क्या है, उसके बाद पॉलिटिकल संबंध में क्या है, ये देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। 15 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों कि कैबिनेट मिशन जो था वो भारत कब आया। ठीक है, ये जो आप कैबिनेट मिशन देख रहे हो, ये भारत कब आया था और इसने अपनी सिफारिशों में क्या कहा था। तो बेसिकली कैबिनेट मिशन ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में पूर्ण स्वराज के उद्देश्य से 1946 में भेजा गया था। अब इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि यहाँ पे जो संविधान सभा होगी या फिर जो निकाय बनाया जाएगा पूर्ण स्वराज के उद्देश्य से, उसकी संख्या जो है वो 389 रखी जाएगी। फिर इसने सदस्य के वर्गीकरण को बताया कि जिसमें से ये जो 389 है, इसमें से 292 जो रहेंगे, ठीक है ना, 292 ये रहेंगे ब्रिटिश सरकार के जो प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत है वहां से, और इसमें से 4 जो रहेंगे वो होंगे चीफ कमिश्नर के प्रांत से, और बाकी के बचते हैं 93, ये रहेंगे रियासतों के, यानी कि जो भारत में रजवाड़े थे इनसे। आपको पता होगा कि जब भारत आजाद हुआ था तब लगभग 565 रियासतें थी, तो इनमें से 93 सदस्यों को चुना जाना। ठीक है, तो यानी कि टोटल हम क्या है, तो 389 सदस्य इसने बताए थे और टोटल 292, 4 एंड 93, इस तरीके से इसने डिवीजन किया हुआ। सिंपल सा 2 मार्क्स में बस आप इतना ही लिखोगे, 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश में देखे होंगे, तो व्हाट डिड द कैबिनेट मिशन कम टू इंडिया, सॉरी व्हेन डिड, बेसिकली व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया एंड व्हाट डिड इट से इट इट्स इन इट्स रिकमेंडेशंस, यानी कि उसने अपनी सिफारिशों में क्या कहा था। तो कैबिनेट मिशन कब आता है, क्या कहा है, मेंबर क्लासिफिकेशन कैसे किया है, ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 यहाँ पे दिया हुआ है, न्यायिक पुनरावलोकन का वर्णन कीजिए, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। बेसिकली देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पुनरावलोकन और न्यायिक, यानी कि न्याय की दोबारा से जांच करना। सिंपल सा वर्ड से पता चल गया, इट मींस कि न्याय की जांच करना, यानी कि सिंपल सी बात है, न्यायपालिका की बात होगी। तो न्यायपालिका के द्वारा जो भी निर्णय लिया जाता है, अगर उसे लगता है कोई कमी है या इसमें कुछ सुधार करना चाहिए, तो इस शक्ति के द्वारा वह अपने निर्णय की पुनः से जांच कर सकता है। इवन सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की पुनः संवैधानिक जांच कर सकता है, यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत है तो उसे गैर संवैधानिक घोषित भी कर सकता है। मान लेते हैं कि संसद ने कोई कानून बना दिया है, उसे लागू कर दिया है, तो उस संबंध में न्यायालय को लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है या फिर ये न्याय के जरिए थोड़ा यहाँ पे सही नहीं बैठता है, तो वो क्या करेंगे, उनकी पुनः संवैधानिक रूप से जांच करेंगे और लगेगा कि यदि इस संविधान को उल्लंघन करता है या फिर मौलिक अधिकार जो है हमारे उसको उल्लंघन करता है, तो उसे असंवैधानिक घोषित कर देंगे। ठीक है, इस संबंध में यह कहा गया कि मूल अधिकारों के जो जो हमारे मौलिक अधिकार है, इस संबंध में कोई भी अधिकार यदि हमारे अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंचाएगा तो उसे खत्म कर दिया जाएगा, उसको अधिकार को निरस्त कर दिया जाएगा। इसी संबंध में संघीय संबंधी, दैट मीन्स कि जो न्यायपालिका है वो अपनी एक न्याय पुनरावलोकन की शक्ति की तहत जो संघीय संबंधी, या फिर आप ये कह सकते हो कि केंद्र और राज्य, ठीक है, सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनके बीच में जितनी भी शक्तियां वगैरह होती हैं, इनकी व्याख्या भी करती है टाइम टू टाइम और इनके बीच में विवादों को भी सुलझाती है। तो ये किसकी प्रक्रिया के अंतर्गत तो होता है, न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के अंतर्गत। हालांकि बस आप ये अगर चाहो तो 3 पॉइंट लिख दोगे तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 3 लिखना, लेकिन याद रह जाता है तो ये भी लिख दो। अगर 3 में तो आता नहीं, वैसे 4 मार्क्स में आएगा तो 1-2 पॉइंट और बढ़ा देना। ठीक है,
उसके बाद इसको देखिए इंग्लिश में, डिस्क्राइब द जुडिशियल रीक्लोजिंग, क्या होती है ये, उस संबंध में ये पॉइंट आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि स्थानीय शासन के आपको कोई 4 लाभ बताने हैं। 4 लाभ देखिए, इसलिए पहले स्थानीय शासन होता क्या है, तो गांव और जिला स्तर का जो शासन है उसे में स्थानीय शासन कहते हैं, इनके गांव स्तर पर या जो जिला स्तर पर होता है उसे कहते हैं। अब देखो इसके लाभ, सबसे पहला, स्थानीय शासन में लोगों को स्वयं अपने कार्यों को प्रबंधन, यानी कि वो जो कार्य हैं उनके लिए ऊपर होने वाले, उनके गांव में होने वाले हैं, उनका प्रबंधन करने का स्वयं ही अवसर मिलता है। स्थानीय शासन की वजह से लोगों में एक अपनी जिम्मेदारी की भावना भी प्रकट होती है। दूसरा, सरकार का कार्यभार कम होता है क्योंकि उसे छोटे छोटे गांव में जाके जो है अपने कार्य को नहीं करना पड़ता है। लगभग हजारों की संख्या में आज गांव जो है वो भारत में मौजूद है, वैसे में हजारों की संख्या में जो सरकार है उसका कार्य यहाँ पे कम हो जाता है, एवं समय भी बचता है सरकार का और शक्ति भी बचती है, इवन कहें तो धन भी बचता है। ठीक है, स्थानीय स्तर पर आपसी संबंधों में सुधार आता है क्योंकि हमें पता है कि जो पंचायत का मुखिया वो उसे गांव के जो लोग हैं इसने ही चुन के भेजा, तो सिंपल सी बात है वो भी अच्छे कार्य करेगा ताकि वो भी इस पद में बना रहे, तो आपसी संबंध में काफी ज्यादा सुधार आता है। स्थानीय जो समस्याएं हैं उनका बहुत तेजी से सुधार किया जा सकता है, कम खर्च में और कम समय में हो पाता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे हस्तक्षेप करेगी तो बहुत टाइम लग जाएगा और फिर से न्याय वगैरह भी नहीं मिल पाएगा, तो ये सारे लाभ इसके हो जाते हैं। ठीक है, कार्यों में प्रबंधन का अवसर मिलता है, जिम्मेदारी भावना आती है, समय शक्ति बढ़ती है। ठीक है, संबंधों में सुधार आता है, कम खर्च होता है, कम समय में न्याय वगैरह हो जाता है। सिंपल से ये आंसर लिख देंगे। ठीक इसी तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हो, राइट एनी फॉर एडवांटेज ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो कौन कौन से एडवांटेजेस हैं इजीली आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 में हमसे पूछा गया है राजनीति को परिभाषित करने के लिए अलग अलग मत स्पष्ट किए गए हैं, यानी कि लोगों के जो मत हैं वो अलग अलग हैं, स्पष्ट कर दो। यानी कि हमें सिंपल सा क्या बताना है, राजनीति के संबंध में कुछ 2 से 3 लोगों के नहीं, या फिर जनता के मुख्य जो विचार है वो समझाने। तो देखिए पहला विचार क्या कहता है, पहला विचार ये है, राजनीति जो है वो शासन करने की एक कला है और सरकार क्या करती है, वे कैसे संबंधित होती हैं, कैसे जो लोग हैं वो संकट का सामना करते हैं और निर्णय लेते हैं, ये सभी इस राजनीति की कला के शासन के अंतर्गत आता है। तो पहली विशेषता हो गई ये। दूसरी विशेषता ये है इसकी, या फिर कह सकते हो विचार है, मत है, कि लोग जो है वो सामाजिक विकास के लिए सामूहिक निर्णय लेने और आम समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत करते समय भाग लेते हैं और सुलझाते हैं। यानी कि इससे क्या होता है, एक तौर पे जो लोग हैं उनमें आपसी विश्वास, एकता और देश के प्रति जो अच्छी भावना होती है वो उभर के सामने आती है। तीसरी, राजनीति सरकार के क्रियाकलापों को ठीक से चलाने की सीख देती है। यानी कि राजनीति क्या कहती है, यानी कि ये जो हमारा पॉइंट है ये कहता है कि राजनीति जो है वो सरकार को कहती है कि आपका ये कार्य जो है वो दोषपूर्ण है, ये कार्य जो है वो सही है, इसको और ज्यादा इसमें चेंजेस करो, तो जो शासन है उसको अच्छे से चलाने की सीख देती है। चौथा देखिए, राजनीतिक प्रशासन जो संचालन है इसके विवादों को हल भी करती है। यानी कि सिंपल सा आप ये याद रख लेना, जो पॉइंट आपको मैं अब छोटे पॉइंट में करके समझाने वाला हूँ, कि राजनीति जो है वो शासन करने की एक कला है, जिसमें ये बताती है सरकार क्या करती है, वे कैसे संबंधित है, कैसे संकटों का सामना करती है। साथ ही साथ अगर कोई विवाद होता है तो उसको कैसे हल करना है ये भी समझाती है, और जो क्रियाकलाप होते हैं सरकार के उसे कैसे ठीक करना है, कैसे लोगों के प्रति उसे और अच्छा बनाना है, ये भी संबंधित करती है। साथ ही साथ जितने भी लोग होते हैं राजनीति में और आम जनता में भी, उनमें निर्णयों और आपसी संबंध भावना को बनाने में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये है राजनीति को परिभाषित करने के लोगों के अलग अलग मत। इंग्लिश में यहाँ पे देखेंगे तो एक्सप्लेन द डिफरेंट व्यूज ऑफ पीपल टू डिफाइन पॉलिटिक्स, किस किस तरीके से इजीली यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्शन ए तो ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ही लिया था, अब यहाँ पे हमने अपना सेक्शन नंबर बी भी कंप्लीट कर लिया, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 अवसर की समानता, उसके बाद क्वेश्चन 14 कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका, फिर कैबिनेट मिशन एंड देन न्यायिक पुनरावलोकन 2 मार्क्स में, फिर स्थानीय शासन के कोई 4 लाभ, एंड देन राजनीति को परिभाषित करने के अलग अलग मत। तो बी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले सेक्शन की शुरुआत करते हैं।
अब आ जाता है हमारा सेक्शन नंबर सी। अब इस सेक्शन नंबर सी में बेसिकली देखिए बच्चों क्या होगा कि 4 मार्क्स से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 5, यानी कि 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होने वाले हैं। और ये सेक्शन सी इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। डी और जो ई रहेगा इसके लिए पार्ट 2 बना दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन इसमें अहम जानकारी आपको लिखनी है, ठीक है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो 19 क्या कहता है, संविधान सभा देश का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर रही थी, कथन को सिद्ध कीजिए। यानी कि सिंपल सा आपको ये बताना है कि संविधान सभा में जो लोग थे वो पूरे हर एक समुदाय से नहीं लिए गए थे, या फिर आप ये कह सकते हो कि संविधान सभा में कुछ कमियां मौजूद थी। वो कमी क्या थी इसे समझाइए, ठीक है। तो सबसे पहली कमी तो ये थी कि ये अत्यधिक दबाव में बनाया गया था, ठीक है। पहली कमी थी दबाव की, अर्थात आपको पता है भारत जब आजाद हो रहा था तो सरकार की तरफ से जितने भी राजनीतिक नेता हुआ करते थे इनकी तरफ से, जनता की तरफ से बहुत ही ज्यादा इन लोगों पर, संविधान सभा निर्माण वाले लोगों पर दबाव पड़ रहा था, क्योंकि जनता, सरकार, आजादी की चिंताएं ये सभी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखोगे प्रभु सत्ता की कमी। अब ये प्रभु सत्ता यानी कि प्रभु सत्ता का मतलब जनता की भागीदारी का ना होना। तो संविधान के सभा के जो सदस्य थे उनका चुनाव भारत की जनता के द्वारा नहीं करवाया गया था, बल्कि 1935, ठीक है ना, डेट कहाँ गई, हाँ 1935 के जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, इस समय जो लोग चुने गए थे उनके द्वारा ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, यानी कि इसमें जनता की भागीदारी बिल्कुल भी नहीं थी। तीसरा लिखोगे कांग्रेस का वर्चस्व, यानी कि संविधान सभा विभाजन के बाद ये देखा गया कि जब चुनाव होते हैं तो उसमें ये देखा गया कि चुनाव और वैसे हाँ संसद में बेसिकली ये देखा गया था कि जो सीटें हैं वो टोटल संसद कह लो या फिर संविधान सभा, वैसे संसद जो है ये बेसिकली संविधान के बनने के बाद ही आई थी, तो हम संविधान सभा ही कहेंगे। तो संविधान सभा में देखा गया कि कितना परसेंट मत जो वो किसका है, तो 82% जो मत था वो कांग्रेस की सीटें निकली थी, यानी कि कांग्रेस का वर्चस्व था। तीसरा है प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण, यानी कि प्रांत के आधार पे। तो बेसिकली अभी हमने कैबिनेट मिशन वाले क्वेश्चन में देखा था 293 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे, ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर से और 93 देसी रियासतों से। और ये जो 93 देसी रियासत वाले थे इन्हें ये कहा गया था कि आप संविधान को मानो या ना मानो आपकी मर्जी रहेगी, और आप संविधान सभा में शामिल हो या ना हो ये आपकी मर्जी रहेगी, यानी कि निर्णय उन पे छोड़ दिया था, यानी कि उन्हें बाध्य नहीं किया गया जैसा कि बाकी क्षेत्रों को किया गया था। सबसे आखिरी है धार्मिक विभिन्नता। बेसिकली देखो यहाँ पे ये देखा गया कि जितने भी धर्म वगैरह हैं उन सभी के आधार पे तो बहुत सारा यहाँ पे जो प्रतिनिधित्व है वो दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों को बुलाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग थे वो मात्र 28 थे, जबकि इनकी जनसंख्या बहुत थी। मिनिमम इसे 50 के आसपास से ऊपर तो करना ही चाहिए था, लेकिन सरकार उस समय संविधान सभा में ऐसा किया नहीं। तो ये कुछ कमियां हैं संविधान सभा की। तो दबाव था, प्रभुसत्ता की कमी थी, कांग्रेस का वर्चस्व, प्रांतों का अनुचित वर्गीकरण और धार्मिक विभिन्नता। ठीक है, एक एक लाइन में बहुत सिंपल तरीके से आंसर समझा दिया है। ठीक इसी तरीके से आप इजीली इंग्लिश में देख सकते हो। जस्टिफाई द स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज नॉट रिप्रेजेंट द कंट्री प्रॉपरली, यानी कि जो प्रतिनिधित्व है वो सही नहीं यहाँ पे दर्शा ली, ये बताइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि भारत में अपनाई गई सर्वाधिक वोट से जो जीत की प्रणाली है, यानी कि हमारी जो चुनावी प्रणाली है, इसमें किन किन सुधारों की आवश्यकता है, तो कौन कौन से ऐसे सुधार हैं जो इसमें किए जाने चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं भाई सुधार की भी आवश्यकता पड़ती है क्या। देखो बेसिकली भारत ने कौन सी चुनावी प्रणाली को अपनाया हुआ है, जिसके पास सबसे अधिक वोट होंगे। मान लेते हैं कि टोटल जो है वो 501 वोट का चुनाव किया गया है, ठीक है, जिसमें से एक पार्टी को मिले 251 वोट, एक पार्टी को मिले हैं 250 वोट। तो हमारी जो चुनावी प्रणाली वो क्या कहती है कि ये जो 251 वाला बंदा होगा ये जीत जाएगा, फिर चाहे ये 251 लाख ही क्यों ना पहुंच जाए, ठीक है, ये 250 करोड़ ही क्यों ना पहुंच जाए, यदि वोट जो है इसका अंतर एक वोट का भी निकलेगा तो जिसके पास प्लस यानी कि ज्यादा में रहेगा वो जीत जाएगा। ये भारत की चुनावी प्रणाली की विशेषता है। अब इसमें कमियां क्या है, तो सबसे पहली कमी ये है कि संसदीय
एवं विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर महिलाओं का चुनाव, यानी कि जितनी भी संसदीय या फिर विधानसभा की सीटें हैं चुनाव में, उसमें महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए, उनके लिए भी चुनाव करवाए जाने चाहिए, उनके लिए सीट आरक्षित करनी चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पे और पॉइंट आ जाते हैं बच्चों, कौन कौन से एक बार अंडरलाइन कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए अंडरलाइन कर देते हैं। हाँ देखिए और क्या क्या पॉइंट है। तो सेकंड पॉइंट ये है कि चुनावों में धन का जो प्रभाव है इस पे नियंत्रण होना चाहिए और इसके संबंध में कुछ कठोर कानून यहाँ पे सरकार को बनाए जाने चाहिए। ठीक है। तीसरा, फौजदारी जो मुकदमे वाले उम्मीदवार है उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दो, यानी कि जिसपे कोई भी केस कोई भी मुकदमा चलता है उसे चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया जाना चाहिए। ठीक है। चौथा, अक्सर ये देखा जाता है कि वोट जो है उन्हें खरीदा भाव बेचा जाता है, इनकी जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनको बहुत सारा पैसा देते हैं, कहते हैं आप हमें वोट दो। तो लोग इस बात को समझ नहीं पाते, ये षड्यंत्र है, अगर जीत गए तो वो करोड़ों तो वैसे ही कमा लेंगे राजनीति में धांधलीबाजी करके। तो ये सारी चीजें यहाँ पे समझाई गई हैं। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आ जाता है 5, चुनाव प्रचार में पॉइंट है कि चुनाव प्रचार जब किया जाता है तो इसमें जो भी प्रतिनिधि होते हैं वो जाति के आधार पे या फिर धर्म के आधार पे किसी को भड़का नहीं सकते हैं, पर्टिकुलर उस धर्म की बात नहीं कर सकते। छठा देखिए, चुनाव के दौरान जो भी हिंसा होती है, आपने देखा होगा कि मूवीज वगैरह में भी जब चुनाव होते हैं तो बेसिकली क्या होता है, हिंसा वगैरह होने लगती है। तो ऐसे में इस हिंसा को खत्म करने के लिए, इस हिंसा के खिलाफ जो निर्वाचन आयोग है उसे कदम उठाए जाने चाहिए। सातवां पॉइंट, राजनीतिक दलों में पारदर्शिता एवं लोकतंत्र हो इसके लिए कठोर कानून बनाए, यानी कि निर्वाचन आयोग जो है उसे क्या करना चाहिए कि राजनीतिक दलों की और ज्यादा पारदर्शिता यानी कि उनके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ऐसे में टीवी वगैरह में जब भी इंटरव्यू वगैरह हो या फिर न्यूज में उनके बारे में, उनकी पार्टी के बारे में सच्चाई दिखाई जानी चाहिए, या फिर जो वेबसाइट्स होते हैं इंडियन गवर्नमेंट की वहां पे इन सभी चीजों को लिखा जाना चाहिए। और यदि कोई इसमें धांधलीबाजी करता है तो उसके लिए अधिक कठोर कानून बनाओ। अब देखो एक आखिरी ये है कि हमने जो ये सबसे अधिक जीत की प्रणाली को अपनाया हुआ है, इसकी जगह हमें क्या करना चाहिए, समानुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक दलों को अनुपात में सीटें मिल सके। सर्वाधिक वोट में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो है वो किसी एक व्यक्ति को मिलता है, लेकिन समानुपातिक में क्या होता है कि राजनीतिक दल को वोट मिलता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सभी सुधार जो है वो करने चाहिए। इसके लिए भारत में जो सबसे अधिक वोट की चुनावी प्रणाली जो अपनाई गई है उसमें। आई होप ये पॉइंट आप सभी को समझ में आ गए होंगे। इसी तरीके से इजीली आप इसे यहाँ से इंग्लिश में भी रीड आउट कर सकते हो। व्हाट दीज फॉर्म्स वर नीडेड इन द इलेक्ट्रल सिस्टम ऑफ मैक्सिमम वोट्स अडॉप्टेड इन इंडिया। इस तरीके से कहेंगे कि ये सभी पॉइंट जो है इजीली यहाँ पे करना चाहिए। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की बात करता है, यह संघवाद वाला। देखते हैं अभी संघवाद से क्या क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशिष्ट शक्ति का वर्णन कीजिए, यानी कि जम्मू कश्मीर को, आपको पता है कि वर्तमान में तो ये जो इसकी विशेष शक्ति वो खत्म हो गई, लेकिन पहले जो प्राप्त थी इसकी विशेष शक्ति उसे समझाइए। बेसिकली हमें वर्णन करना है अनुच्छेद 370 का। ठीक है। तो क्या होता है कि जम्मू कश्मीर जो है जब भारत आजाद होता है 1947 में, तो इसे एक विशेष राज्य का, ठीक है ना, लिख जा भाई सही से, हाँ, तो इसे एक विशेष राज्य का दर्जा यहाँ पे दे दिया जाता है। तो ऐसे में अनुच्छेद 370 इस पे लागू कर दिया जाता है जो कि इसे विशेष दर्जा देता है। इस संबंध में इसके पास क्या होता है कि केंद्र सूची और संवत्ति सूची के अंतर्गत केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने से पहले जम्मू कश्मीर राज्य की सहमति चाहिए। अर्थात मान लेते हैं चाहे केंद्र सूची हो या फिर संवत्ति सूची हो, केंद्र ने कोई कानून बनाया, सेंट्रल ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, अगर उसे जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो पहले जम्मू कश्मीर के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सहमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये उनका राइट है कि कोई भी अनदर कानून यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता। तीसरा, अधिक स्वायत्तता प्राप्त है, यानी कि आपको पता है बहुत सारी स्वायत्तता इसको दी गई है, जिसमें से एक तो यही हो गया कानून के लिए स्वीकृति लेना। साथ ही साथ आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल लागू नहीं कर सकता। बेसिकली देखो जब 1975 में भारत में आपातकाल लगा था, वैसे में ये कहा गया था जब ये खत्म हुआ, परिणाम निकले कि भारत में तभी आपातकाल लगाया जाएगा जब आंतरिक अशांति हो, बहुत ज्यादा तेजी से फैल रही हो तब। लेकिन
ये जो प्रावधान था वो जम्मू कश्मीर के संबंध में नहीं था, यानी कि इसमें आपातकाल आप नहीं लगा सकते। ठीक है। पांचवा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहां नहीं लागू होंगे। जो भी नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिए जाते हैं उनमें से एक भी यहां पर लागू नहीं होगा। और छठा क्या है कि अनुच्छेद 368 के अनुसार भारतीय संविधान के संशोधन राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर में लागू, यानी कि देखो इसे अधिक स्वायत्तता प्राप्त है, इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया है? क्योंकि यदि कोई इस पे कानून करना है, लागू करना है, तो पहले जम्मू कश्मीर राज्य से सहमति लेनी पड़ेगी। आप यहाँ पे आंतरिक अशांति के आधार पे आपातकाल नहीं लगा सकते हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यहाँ पे लागू नहीं होंगे। यदि संशोधन किया जाता है और उसे कश्मीर में लागू करना है, जम्मू कश्मीर में, तो उसके लिए भी आपको पहले उससे सलाह लेनी पड़ती है। ये चीज यहाँ पे दर्शाई गई है। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन का आंसर था। तो जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष शक्ति का वर्णन कीजिए। होप यू वेल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। चलिए, अब इसको आप यहाँ पे इजीली इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकते हो। डिस्क्राइब द स्पेशल पावर ऑफ एंजॉयड बाय जम्मू एंड कश्मीर, या फिर अडॉप्टेड बाय, या फिर जो भी है इस तरह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन है 6 मार्क्स का, लेकिन आपसे 4 मार्क्स में पूछा गया है, तो हम ज्यादा से ज्यादा 4 ही पॉइंट लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बेसिकली सबसे पहली बताई गई इसकी योग्यता के बारे में, कि यदि किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश बनना है, जज बनना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि उसे वकालत यानी कि लॉ की जो है वो नॉलेज होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए, कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए मैटर नहीं करता है कि आपको राजनीति आए या ना आए। ठीक। दूसरा, नियुक्ति के संबंध में, अर्थात जितने भी न्यायाधीश होते हैं उन सभी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति को इसके दिए गए हैं, इसके अधिकार। लेकिन इस संबंध में राष्ट्रपति जो है वो चाहे तो जरूरत पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश से, अन्य जो न्यायाधीश है उनसे परामर्श भी ले सकता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति को लगता है कि ये बंदा जो है इसे लाना चाहिए राष्ट्रपति पद पे, तो इसके लिए मुझे शायद सलाह लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो ले लेते हैं। तो ऐसे में जब ये सलाह लेता है तो यहाँ पे एक सिद्धांत आ जाता है, सिद्धांत लागू हो जाता है। कौन सा? जिससे हम कहते हैं एक सेकेंड सही से लिख जाया करे यार। हाँ, जिससे हम कहते हैं सामूहिकता का सिद्धांत। ये आपका राष्ट्र जो न्याय नहीं, ये न्यायपालिका है बेसिकली। सामूहिकता का सिद्धांत किसके संबंध में है? हाँ, न्यायपालिका के जज के संबंध में है, तो ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा, पद की सुरक्षा, यानी कि न्यायाधीशों के पद को सुरक्षित किया जाता है ताकि उन्हें कोई भी आसानी से उनको उनके पद से ना हटा सके। और उनको उनके पद से यदि हटाना भी है तो उसकी प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा जटिल है, जिसमें महाभियोग आ जाता है। महाभियोग क्या होता है कि किसी भी संवैधानिक जो पद है या पदवी है उसके व्यक्ति के द्वारा यदि संविधान का अतिक्रमण करके कार्य किया जाता है तो उसके खिलाफ ही लगाया जाएगा और उससे अपने पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, इसी तरीके से फोर्थ आ जाता है पर्याप्त वेतन एवं भत्ता, यानी कि न्यायाधीशों को आर्थिक रूप से बहुत ही ज्यादा सुदृढ़, बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाया गया है। उन्हें पर्याप्त वेतन एवं भत्ता दिया जाता है, साथ ही साथ मुफ्त में आवास भी दिया जाता है, हर एक चीज उन्हें मुफ्त में दी जाती है। जब वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं तब उन्हें बहुत ज्यादा पेंशन भी दी जाती है। और न्यायाधीश के रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है? 65 ईयर्स। ठीक है, और ये भी कहा गया है कि जब आप सेवानिवृत्त हो जाओगे, रिटायरमेंट आपको मिल जाएगी, तो आप कहीं पे वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इस संबंध में आपकी एज हो जाती है और आप जो है काफी ज्यादा एग्रेसिव होने लगते हो, तो इसलिए हो। ठीक है, तो यह है क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, बिल्कुल सिंपल एंड इजी वे में। पहले बताएंगे योग्यता के बारे में, फिर यहाँ पे उसकी नियुक्ति के बारे में, फिर पद की सुरक्षा के बारे में, और देन यहाँ पे आ जाता है पर्याप्त वेतन भत्ता और वकालत पर प्रतिबंध लगाना। ये सभी पॉइंट इजीली लिख देंगे। ठीक, इसको आपको इंग्लिश में देखना है तो देख सकते हैं। What are the various provisions of the Constitution to maintain the independence of the judiciary? तो क्या है? सबसे पहले क्वालिफिकेशन बताओगे, फिर अपॉइंटमेंट बताओगे, देन सिक्योरिटी ऑफ ऑफिस बता देंगे, एंड उसके बाद एडिकेट सैलरी एंड अलाउंस बता देंगे, देन there is a ban on practicing after law retirement. That is आंसर। चलिए, 4 मार्क्स में हमारा एक आखिरी क्वेश्चन बच जाता है, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। फिर हम 6 मार्क्स के और बाकी क्वेश्चन को अगली वीडियो में करेंगे। देखिए क्या कहता है, लोकसभा एवं राज्यसभा की कोई 4 शक्तियां लिखी, यानी कि आपको क्या करना है, लोकसभा की 4 शक्तियां और राज्यसभा की 4 शक्तियां लिखनी है। तो कुछ शक्तियां जो कि लोकसभा की सेम है
और राज्यसभा की सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक बार पहले अंडरलाइन कर देता हूँ, ये है लोकसभा की शक्ति, ठीक है, और यहाँ पे जो नीचे है ये है राज्यसभा की शक्ति। अब इसमें कुछ कुछ जो है वो तो सभी में सेम है। फॉर एग्जाम्पल एक तो ये है कि संवैधानिक संशोधन पारित कर सकती है, धन विधेयक और समान विधेयकों को जो है प्रस्तुत कर सकती है और उन्हें पारित भी कर सकती है। साथ ही साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करती है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा भी सकती है। तो ये जो तीन मेजर बातें हैं, और ये भी कि प्रश्न पूछकर एवं प्रस्ताव लाकर अप्रस्ताव के द्वारा भी कार्यपालिका पर नियंत्रण रखा जाता है। तो ये चार तो हो गए आपके क्वेश्चन के आंसर के संबंध। कौन कौन से, देखिए मैं आपको पूरा का पूरा समझा ही देता हूं। देखो, जितने भी धन विधेयक होते हैं या फिर सामान्य विधेयक होते हैं उनको प्रस्तुत करती है और पारित करती है, और यही सेम चीज जो है वो होती है राज्यसभा के संबंध में, ठीक है। ये रहा पहला। इसी में दूसरा क्या है कि संवैधानिक संशोधन को ये पारित कर सकती है, यानी कि संविधान में ये संशोधन कर सकती है। तो ये राज्यसभा भी कर सकती है और लोकसभा दोनों करती है, ठीक है। ये प्रश्न पूछकर एवं प्रस्ताव लाकर और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण भी कर सकती है। तो सेम यही चीज राज्यसभा भी करती है, ठीक। यानी कि ये भी प्रश्न पूछते संकल्प या प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका, जो राज्यों की कार्यपालिका होती है, उस पर नियंत्रण कर सकती है। फिर ये जो छठा वाला है ये भी आप पूरा का पूरा लोकसभा में लिख दोगे और राज्यसभा में। अब कुछ यहाँ पे थोड़े थोड़े से अलग अलग पॉइंट भी आ जाते हैं, जैसे कि एक यहाँ पे बेसिकली एक जो अहम पॉइंट है कि लोकसभा जो है वो क्या करती है, संघ सूची यानी कि जो सेंट्रल सूची होती है, केंद्रीय सूची होती है, उस संबंध में ये कानून बनाती है और संबंधित सूची के विषयों पर, ठीक है। केंद्रीय सूची में लगभग 190 के आसपास में जो विषय वो लिए गए हैं, 190 नहीं सॉरी 99 के आसपास। और आपातकाल को स्वीकृति देना किसका कार्य है, लोकसभा। वहीं राज्यसभा में थोड़े से और यहाँ पे अलग आ जाते हैं, ये चाहे तो जो राज्य सूची होती है जिसमें राज्य कानून बनाती है, उसमें संसद को कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है और उसे राज्यसभा ही हटा सकती है, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के स्तर पर होता है, तो ये काम राज्यसभा केवल करेगी। तो कुछ सेम है, कुछ अलग है, सिंपल सा आ जाएगा। तो सेम कौन कौन सा है पहले ये देख लो। तो सेम में पहला हमारा सेकंड आ जाता है, सेम में हमारा थर्ड आ जाएगा, सेम 5 आ जाएगा और सेम 6 आ जाएगा। अलग जो है वो पहला है अलग है और चौथा अलग है। बस सिंपल से ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से अगर ये 6 मार्क्स में भी पूछा जाएगा तो भी आप आसानी से इसके क्वेश्चन के आंसर को लिख दोगे, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। इंग्लिश में देखोगे तो राइट एनी फोर पावर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सबसे पहले लोकसभा की पावर्स के बारे में लिख देंगे आप, उसके बाद राज्यसभा की जो पावर है इसके बारे में इजीली लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन नंबर जो था, कौन सा था अभी, सेक्शन नंबर सी, ठीक है, जिसमें 4-4 मार्क्स के बेसिकली 5 क्वेश्चन थे। हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस भी कर लिया है और हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हमने समझ भी लिया। तो आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेसिकली आप क्या कीजिए कि जितना हो सके उतना इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ठीक है। लाइक करेंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन पेपर को इजीली सॉल्व कर सके। चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी पढ़ते रहें और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।